हेलो CMA इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब बच्चों का वर्कबुक के इस नेक्स्ट सेशन में। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक, आप सब बच्चों को मालूम है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये, और आप फर्स्ट टाइम आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा ग्रुप 2 के अंदर। आज ये जो हमारा करंट सेशन है वर्कबुक का, इसमें हम मॉड्यूल 4 के जो 10 क्वेश्चन है वर्कबुक में वो सारे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले एक बार देखिए मॉड्यूल 4 के कंटेंट्स क्या क्या है। आप सब बच्चों को मालूम है मॉड्यूल नंबर 4 जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी, जिसके अंदर कुल 3 यूनिट हैं। राइट, यूनिट नंबर 1 अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, यूनिट नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, और यूनिट नंबर 3 अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। वर्कबुक में इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल नंबर 4 के कुल 10 क्वेश्चन रखे हैं। तो मॉड्यूल 4 के बच्चों कुल कितने क्वेश्चन हैं? 10। कुल 10 क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ने जो वर्कबुक में रखे। इन 10 में से आधे क्वेश्चन यानी कि एग्जैक्टली 5 अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज के हैं। और जब मैं पढ़ाता हूं क्लास में फेस टू फेस में, तो मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूं कि भाई देखो, बैंकिंग कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एग्जाम में इसका क्वेश्चन आए ये इम्पॉसिबल, एग्जाम्स में कई बार इसके दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है अकाउंट। और देखिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इससे भी लगेगा कि इंस्टीट्यूट ने वर्कबुक में भी इसके 10 में से 5 क्वेश्चन बैंकिंग कंपनी के रखे हैं। तो 5 क्वेश्चन हैं अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी के, 3 क्वेश्चन है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के, और 2 क्वेश्चन है इंश्योरेंस के, 3 क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन हैं 2। तो इस तरह से बच्चों कुल 10 क्वेश्चन है मॉड्यूल 4 के। 5 क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, 2 questions from accounts of electricity company and 3 questions from accounts of insurance companies। चलिए वर्कबुक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 निकाल लीजिए, वर्कबुक ओपन कर लीजिए सब बच्चे। देखिए जी वर्कबुक में जो 10 क्वेश्चन है मॉड्यूल नंबर 4 अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज। क्वेश्चन 1 जो कि बैंकिंग कंपनी का और बहुत ही आसान टॉपिक है। आप सब बच्चे बैंकिंग कंपनी पढ़ चुके हैं, आपको सबको मालूम है कि परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं। देखिए अगर बैंक को अपने दिए गए लोन पर बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है, आपने पढ़ा होगा बैंकिंग कंपनी में शेड्यूल नंबर 9, आपको मालूम होगा कि बैंकिंग कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कुल 16 शेड्यूल हैं, जिनमें से 1 से लेकर 12 तक बैलेंस शीट में है, और 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 ये प्रॉफिट एंड लॉस में है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों जो पहले 12 शेड्यूल हैं बैंकिंग कंपनी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बैलेंस शीट है उसमें कुल 12 शेड्यूल हैं, 1 से 12 बैलेंस शीट, और 13 से लेकर 16 तक ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट में जो पहले 12 शेड्यूल हैं उसमें से 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5 ये लायबिलिटी है, 6 to 11 एसेट्स, और 12th जो है वो बेसिकली फुट नोट है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। एसेट्स में शेड्यूल नंबर 9 जिसका नाम है एडवांसेस। एडवांसेस में 3 चीज़ें जाती हैं, टर्म लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। शेड्यूल नंबर 9 जिसका नाम एडवांसेस है, ये बैंक की एसेट्स है। बैंक जो भी क्रेडिट कार्ड इशू करता है, बिल्स को डिस्काउंट करता है, और जो टर्म लोन प्रोवाइड करता है वो सब बैंक की एसेट्स हैं, एडवांसेस हैं, शेड्यूल नंबर 9 में जाते हैं। अगर बैंक को अपने द्वारा दिए गए लोन पर टाइमली इंटरेस्ट, टाइमली इंस्टॉलमेंट मिलती रहे, बैंक ने जो लोन प्रोवाइड करा है, बैंक ने किसी मिस्टर एक्स की कार फाइनेंस करी, बैंक ने लोन दिया, चाहे वो कार फाइनेंस की हो या बिजनेस लोन दिया हो, बैंक ने जो भी लोन दिया, अगर बैंक को अपने द्वारा दिए गए लोन पर टाइमली इंटरेस्ट, टाइमली प्रिंसिपल, टाइमली इंस्टॉलमेंट मिलती है तो वो बैंक की परफॉर्मिंग एसेट्स है। और अगर बैंक के द्वारा दिया गया कोई लोन डिस्टर्ब हो जाए और लगातार कॉन्टिन्यूसली 90 डेज तक बैंक को रिपेमेंट ना हो, बैंक को इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट ना मिले कॉन्सिक्यूटिव 90 डेज तक, तो 90 दिन के बाद वो बन जाती है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है कि अगर बैंक जब तुम 31 मार्च को जो भी तुम्हें इंटरेस्ट मिला है, देखो भाई इंटरेस्ट बैंक की इनकम का मेजर सोर्स है, और आपको मालूम है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो इनकम का मेजर सोर्स है, ये बेसिकली शेड्यूल नंबर 13 है।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है बैंक अगर तुमको तुम्हारे द्वारा दिए गए लोन पर टाइमली प्रिंसिपल टाइमली इंटरेस्ट मिलता है तो ये तुम्हारी परफॉर्मिंग एसेट्स है। अगर कोई तुम्हारा लोन 90 डेज तक डिस्टर्ब रहे तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। उस केस में तुम क्या करो, 31 मार्च को जब अकाउंट्स क्लोज करते हो तो जो भी तुमने पूरे भारत में एडवांसेस दिए हैं, जो भी लोन दिए हैं, उनको दो जगह कैटेगराइज करो, पीए अलग एनपीए अलग, और जो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उन पर इंटरेस्ट को एक्रू ड्यू होते ही अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करा करो, और जो एनपीए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उन पर इंटरेस्ट को एक्रू होने पे इनकम मत मानो, बल्कि इंटरेस्ट जब तुम्हारी पॉकेट में आ जाए, इंटरेस्ट जब तुमको कैश बेसिस पे कैश में रिसीव हो जाए तब उसे इनकम मानो। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 है इसी पर बेस्ड है। इसमें आपको इंटरेस्ट को इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज करना है, तुम्हें बताना है कि कितनी इंटरेस्ट को हम इनकम मानकर प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करें। तो याद रखिएगा जो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उस पर इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज होगा कब, इंटरेस्ट को बतौर इनकम के कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब वो ड्यू होगा। परफॉर्मिंग एसेट्स पे एक्रूअल बेसिस पर और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर में कैश बेसिस पर। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा इलस्ट्रेशन 1, गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस of Solution Bank as on 31st March 2024 इन करोड़ रुपीज, इन करोड़ हैं बच्चों। ये परफॉर्मिंग एसेट्स हैं 3, टर्म लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड। हाँ जी, परफॉर्मिंग एसेट्स में इंटरेस्ट अर्न को इनकम मानेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड को ऑब्वियसली किसको इनकम मानेंगे, इंटरेस्ट अर्न को, क्योंकि बच्चों ये परफॉर्मिंग एसेट्स है। कैसी एसेट्स है ये, परफॉर्मिंग। हाँ जी, कैसी एसेट्स है, परफॉर्मिंग, यानी कि बैंक को इन एसेट्स पे इन एडवांसेस पे टाइमली प्रिंसिपल टाइमली इंटरेस्ट टाइमली रीपेमेंट हो रही है तो बैंक की परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा वो ये तीनों है, इंटरेस्ट अर्न। लेकिन जब बात आएगी बच्चों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तो इसमें किस इंटरेस्ट को इनकम मानेंगे, अर्न को या रिसीव्ड को, ऑब्वियसली रिसीव्ड को। अगर आप इन तीनों को प्लस कर दें 1 2 3 और प्लस करें 4 5 6, अगर आप 1 2 3 4 5 6 इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात बड़ी साधारण सी थी, परफॉर्मिंग एसेट्स पर इंटरेस्ट अर्न को इनकम मानते हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इंटरेस्ट रिसीव्ड को इनकम मानते हैं। परफॉर्मिंग एसेट्स में एक्रूअल बेस और नॉन परफॉर्मिंग में कैश बेस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए उन्होंने ऐसे ही करा, इंटरेस्ट ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन एक्रूअल बेसिस, इंटरेस्ट ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन कैश बेसिस। ध्यान दे रहे हैं आप, हाँ जी, परफॉर्मिंग पर एक्रूअल बेस और नॉन परफॉर्मिंग पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर कैश बेस। तो इंटरेस्ट अर्न के तीनों अमाउंट उठाए यहां से, और यहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड के इनको प्लस करा, 510 प्लस 18.5, टोटल आंसर इज 528.50, and this is the amount of interest which should be recognized as income at the end of the year 31st March 2024. Is it clear? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन 2 पर आ जाइए। बैंकिंग कंपनी का सेकंड क्वेश्चन भी, और बच्चों ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए बैंकिंग कंपनी बहुत आसान है, जो क्वेश्चन 1 आपने करा कुछ भी नहीं करना था उसमें, खाली परफॉर्मिंग एसेट्स के इंटरेस्ट अर्न को और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के इंटरेस्ट रिसीव को प्लस करना था, और आपका टोटल इंटरेस्ट जो बतौर इनकम के रिकॉग्नाइज होगा 31 मार्च 2024 को वो कैलकुलेट होगा। अब इसके बाद जो इलस्ट्रेशन 2 है बैंकिंग कंपनी की, इसमें आपको कैलकुलेट करना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 2 क्वेश्चन से बना मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। आप भाई फिगर्स इन्होंने चेंज किए, लेकिन ये क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को उठाइए, बैंकिंग कंपनी का चैप्टर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 10 निकालिए और इसको मैच कर लीजिए। क्वेश्चन 10 और वर्कबुक का क्वेश्चन 2 बोथ आर सेम, बस फिगर से चेंज किए हैं, लैंग्वेज भी सेम है। अब देखिएगा, from the following information compute the amount of provision required to be made in the profit and loss account of a solution bank for the year ended 31 मार्च 2024। आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को कैलकुलेट करना है। आपको अच्छे से मालूम है, देखो भाई अब ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको अच्छे से मालूम है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे निकालते हैं। बैंकिंग कंपनी आपने पढ़ा होगा तो इसके 2 3 4 क्वेश्चन आपने करे होंगे। देखिएगा अब ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। पहला पार्ट, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग फॉर रुपीज 40 लाख, जो बैंक ने लोन दे रखा है वो 40 लाख का है, अगेंस्ट विच द बैंक होल्ड, जिसके अगेंस्ट में बैंक ने सिक्योरिटी रखी जिसकी वर्थ है 10 लाख रुपए, और 50% ऑफ द अबव एडवांस इज कवर्ड बाय ईसीजीसी। इस लोन का 50% का गारंटी ईसीजीसी ने दिया है।
50% of the above advance is covered by ECGC. The above advance has remained doubtful for more than 3 years. What is the meaning of ECGC? ECGC is an organization of Government of India. भारत की सरकार का ये संस्थान है ECGC. ECGC का काम क्या है? इस ECGC ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो भारत में कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो भारत में कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन लेने में सहायता करती है ECGC. भाई अगर कोई कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बैंक से लोन के लिए अप्रोच करती है, ऐसे में अगर बैंक उसे लोन नहीं देता है क्योंकि जो लोन जितना वो डिमांड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो प्रॉपर्टी चाहिए उतनी प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है मॉर्गेज करने के लिए, तब ECGC हेल्प करती है कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की उन्हें बैंक से लोन दिलाने में. ECGC और DICGC ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बैंक को गारंटी देते हैं कि भाई बैंक आप इनको लोन दे दो कॉटेज इंडस्ट्री को, अगर इन्होंने लोन आपका नहीं चुकाया तो हम पे कर देंगे. लेकिन ये पूरे 100% की गारंटी नहीं देते, 40, 50, 60% ऑलमोस्ट. और इसके बाद पूरे लोन पे गारंटी भी नहीं होती. सबसे पहले क्या होगा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो बैंक से लोन लेगी, पहले वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करेगी, वो होगी प्राइम सिक्योरिटी. इस केस में बैंक जो ECGC जो बैंक को गारंटी देंगे वो पूरे लोन पे नहीं होगा बल्कि लोन के अनसिक्योर्ड पोर्शन पर होगा. इस क्वेश्चन में देखिए आप, लोन 40 लाख का है. देखिएगा लोन कितने का बच्चों? 40 लाख का. और इस 40 लाख के लोन पर पूरे 40 लाख पर ECGC ने गारंटी नहीं दी. पहली बात, ECGC ने गारंटी दी है सिर्फ 50% की. ECGC गारंटी किसको देती है? बैंक को. क्यों देती है? कि भाई आप इस इंडस्ट्री को, इस फर्म को, इस कंपनी को लोन दे दो, अगर इन्होंने नहीं चुकाया तो हम गारंटी दे रहे हैं कि हम पे कर देंगे. बैंक आराम से लोन देगा क्योंकि भाई ECGC सरकारी संस्थान है और अगर वो गारंटी दे रहे हैं तो इट मीन्स कि सरकार गारंटी दे रही है. क्या हुआ इस केस में? देखो लोन 40 लाख का है, ECGC जब गारंटी देगी तो उससे पहले कंडीशन है कि जो कंपनी, जो कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लोन ले रही है, पहले वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करेगी, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन होगा उस पे ECGC गारंटी देगी. इस क्वेश्चन में क्या हुआ? 40 लाख का लोन था और जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई वो 10 लाख की है. 40 लाख में से बच्चों 10 लाख का पोर्शन तो सिक्योर्ड हुआ. तो 40 लाख में से अगर आप 40 लाख के लोन में से 10 लाख की सिक्योरिटी की वैल्यू माइनस करेंगे तो जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो 30 लाख है. और उसमें ECGC की गारंटी जो है बच्चों वो 50% है. अगर 50% की गारंटी है 30 लाख में तो गारंटी का अमाउंट कितना हुआ? 30 लाख का 50% 15 लाख. तो 15 लाख है गारंटी ECGC की तरफ से. ECGC लोन पे, पूरे लोन पे गारंटी नहीं देती, नॉर्मली लोन के अनसिक्योर्ड पोर्शन पे गारंटी देती है. तो लोन के अमाउंट में से पहले जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई उसकी रियलाइजेबल वैल्यू माइनस होगी, सिक्योर्ड पोर्शन माइनस होगा, तो जो बचेगा वो अनसिक्योर्ड होगा, उस पर ECGC की गारंटी होगी. अब जरा देखिएगा प्लीज, सॉल्यूशन देखिए इसका. कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन ऑन क्रेडिट पार्टली सिक्योर्ड बाय ECGC. चलिए बताइए बच्चों, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग लोन कितने का भाई? 40 लाख का. अब इस 40 लाख के लोन के लिए कंपनी ने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 10 लाख है. तो लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, सिक्योरिटी हेल्ड बाय द बैंक. हाँ जी, लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय द बैंक 10 लाख. 40 लाख का लोन लिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने और जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 10 लाख है. तो अगर 40 लाख का लोन, अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 40 लाख का लोन नहीं चुकाती है तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके 10 लाख रुपए रियलाइज कर लेगा. तो 10 लाख रुपए तक का लोन तो सिक्योर्ड हुआ. अगर 40 लाख में से 10 लाख सिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड कितना हुआ बच्चों? अनसिक्योर्ड हुआ 30 लाख. 40 - 10 30 लाख अनसिक्योर्ड है. इस अनसिक्योर्ड पोर्शन पे जो गारंटी दी है ECGC ने वो 50% है और वो 30 लाख का 50% होगा 15 लाख. देखिएगा बैलेंस आ गया था 30 लाख अनसिक्योर्ड बैलेंस लेस ECGC कवर्ड. 30 का 50% ऑफ 30 लाख दैट इज 15 लाख. 30 - 50 ये बचा अनसिक्योर्ड पोर्शन. तो बच्चों सिक्योर्ड लोन है 10 लाख और ECGC की गारंटी माइनस करके जो अनसिक्योर्ड लोन है वो है 15 लाख. नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस, राइट. अमाउंट ऑफ प्रोविजन, ये देखिएगा. अब आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट्स और मोर देन. डाउटफुल एसेट्स के अंदर 3 कैटेगरी. डाउटफुल एसेट्स अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स. आपको मालूम है कि अगर बैंक के द्वारा दिया गया कोई लोन डाउटफुल एसेट्स बन चुका है और डाउटफुल बनने के बाद वो 3rd कैटेगरी में डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स, तो उस पर जो प्रोविजन होगा वो 100% से बनेगा, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो. तो जो सिक्योर्ड है 10 लाख, देखिएगा प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड, अमाउंट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड है 15 लाख.
15 लाख का 100% 15 लाख होगा, और प्रोविजन ऑन सिक्योर्ड पोर्शन यानी कि 10 लाख, इस पर भी 100% 10 लाख होगा। तो 15 + 10 25 लाख का प्रोविजन बनेगा बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। इज इट क्लियर? अगर बैंक का कोई लोन किस कैटेगरी में जा चुका हो, डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स, डाउटफुल बने हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हों, उस केस में चाहे बैंक का वो लोन सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, जो बैड डेट्स का प्रोविजन है वो 100% से बनेगा। राइट? तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक पार्ट तो ये था बच्चों, दूसरा पार्ट ये आपके सामने है। देखो भाई, ये बैंक की एसेट्स हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल में अप टू फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर्स, फॉर मोर देन 3 ईयर्स, और लॉस एसेट्स। बच्चों जो बैंक की स्टैंडर्ड एसेट्स हैं इस पे बैड डेट्स का प्रोविजन है 0.4%। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, अब जब तक वो ये ना कहें कि ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, हमेशा सिक्योर्ड मानो, क्योंकि आपको मालूम है सब स्टैंडर्ड अगर सिक्योर्ड है तो 15%, अनसिक्योर्ड है तो 25%। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि जो सब स्टैंडर्ड है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। आप क्या मानेंगे? सिक्योर्ड। जब भी क्वेश्चन साइलेंट है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप उसे हमेशा सिक्योर्ड मानो। तो सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड है, इस केस में इस पर कितना बनेगा? 15% का प्रोविजन। डाउटफुल एसेट्स फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर मोर देन 3 ईयर्स, ये 4 कैटेगरी हैं डाउटफुल की। अब देखिएगा, अगर डाउटफुल एसेट्स अनसिक्योर्ड है तो चाहे वो डाउटफुल फॉर 1 ईयर हो, फॉर 2 ईयर्स हो, चाहे फॉर 3 ईयर्स हो, चाहे फॉर मोर देन 3 ईयर्स हो, डाउटफुल की कोई भी कैटेगरी हो, अगर लोन अनसिक्योर्ड है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमेशा 100% से बनेगा, और अगर वो सिक्योर्ड है तो परसेंटेजेस अलग अलग हैं। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि जो डाउटफुल एसेट्स है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, तो आप क्या मानकर चलेंगे? ऑलवेज सिक्योर्ड। और सिक्योर्ड के हिसाब से परसेंटेजेस क्या हैं? अगर डाउटफुल एसेट्स है अप टू फॉर 1 ईयर तो परसेंटेज है 25%, बैड डेट्स का प्रोविजन बनेगा 25% से। अगर फॉर 2 ईयर्स है तो 40%, फॉर 3 ईयर्स 40%, मोर देन 3 ईयर्स 100%। ये हैं बैड डेट्स के प्रोविजन। अप टू 1 ईयर 25%, 1 to 3 ईयर्स 40%, और फॉर मोर देन 3 ईयर्स 100%। लास्ट में बच्चों लॉस एसेट्स, लॉस एसेट्स ऑलवेज 100% वेदर इट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। चलो भाई, अब देखो ये बैड डेट्स के प्रोविजन के अमाउंट निकालने हैं। ये रजी प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन ऑन अदर एडवांसेस रुपीज इन लैक्स। स्टैंडर्ड एसेट्स 1250 लाख, 0.4%, 5 लाख आ जाएगा। राइट? इसके बाद सब स्टैंडर्ड में बनेगा 15%, डाउटफुल एसेट्स फॉर 1 ईयर 25%, फॉर 2 ईयर्स 40%, फॉर 3 ईयर्स 40%, फॉर मोर देन 3 ईयर्स 100%, लॉस एसेट्स ऑलवेज 100%। तो ये सारी परसेंटेजेस इन पर कैलकुलेट होंगी। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो यहां पर परसेंटेज का साइन भी बनाएंगे। राइट? इसके बाद ये अमाउंट निकालेंगे और इसका टोटल कर देंगे। तो जो टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड है वो है 928.75 लैक्स, मीन्स 928,75,000। ये अमाउंट ऑफ प्रोविजन है जो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन थे बच्चों बैंकिंग के। अब जो क्वेश्चन 3 है वो है इंश्योरेंस कंपनी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3, इलस्ट्रेशन 3, इंश्योरेंस कंपनी। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वर्कबुक में वो बैंकिंग के थे। अब क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये इंश्योरेंस के हैं। देखिएगा, द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शोज द लाइफ एश्योरेंस फंड on 31st March 2024 at rupees 30,10,000 before considering the following items। देखिए ये क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर भी है और मॉड्यूल से ही कॉपी किया गया है, बस फिगर्स अलग है, बाकी सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में है। आप चेक करिएगा। लाइफ इंश्योरेंस का पहला क्वेश्चन जो है वो यही है स्टडी मटेरियल के अंदर। अब इसमें क्या है बेसिकली कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना जो पूरे साल का इनकम था वो कैलकुलेट करा, लेकिन जब पूरे ईयर का इनकम कैलकुलेट करा तो 5 बातें वो कंसीडर करना भूल गए। 5 बातें कंसीडर नहीं कर पाए, 5 एक्सपेंस और इनकम टोटल 1 2 3 4 5 5 चीज़ें रह गई। रेवेन्यू अकाउंट से इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट आया होगा और वो प्रॉफिट है 30,10,000, लेकिन इस प्रॉफिट को निकालने से पहले कंसीडर नहीं कर पाए इन बातों को। बिफोर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, कौन सी बातें जो कंसिडर नहीं हो पाई? पहला, क्लेम्स कवर्ड अंडर इंश्योरेंस 60,000,
bonus utilized in reduction of life insurance premium 22,500, interest accrued on securities 41,300, outstanding premium 30,000, claims intimated but not admitted rupees 1,50,000, compute the life insurance fund after considering the above items. वो ये कह रहे हैं कि इनकम को दोबारा कैलकुलेट करो इन आइटम्स को कंसिडर करने के बाद. एक्चुअली पता है क्या हुआ, देखो ये जो पांचों इनमें से कुछ तो इनकम है, कुछ एक्सपेंस है. इनकम को प्लस कर दो, ये जो आंसर निकला हुआ है 30,10,000 जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, जिन पांच बातों को हम भूले हैं उन पांचों को कंसीडर कर लो. जो इनकम है उन्हें इसके अंदर प्लस कर दो और जो एक्सपेंस है माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा. भाई आपको प्रॉफिट दे रखा है और पांच चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कंसीडर नहीं कर पाए, अब कर लो कंसीडर. इनकम है तो प्लस करो, एक्सपेंस है तो माइनस करो. अब देखो इनकम क्या है, क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस 60,000. इस इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी कुछ पॉलिसीज का री इंश्योरेंस कराया था, किसी और कंपनी के साथ इंश्योरेंस कराया था, री इंश्योरेंस. तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपनी कुछ पॉलिसीज का जब री इंश्योरेंस कराया होगा तो प्रोपोर्शनेट प्रीमियम दिया होगा. तो जब मैच्योरिटी पर क्लेम देना पड़ा तो प्रोपोर्शनेट क्लेम रिकवर भी करेंगे. भाई मैं इंश्योरेंस कंपनी चला रहा हूं, मैंने अपना कुछ बिजनेस किसी और कंपनी को दिया, प्रोपोर्शनेट प्रीमियम दिया, तो प्रोपोर्शनेट क्लेम भी तो रिकवर करूंगा. तो क्लेम जब रिकवर होगा तो इनकम बनेगा. तो ये जो क्लेम्स कवर्ड अंडर इंश्योरेंस है बेसिकली इनकम है, इसे प्लस करेंगे. बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पॉलिसी होल्डर को बोनस दिया है ये कहकर के जो तुम हमको प्रीमियम देते हो उसमें 22,500 हमें कम देना, इस बार हम तुम्हें बोनस दे रहे हैं. बेसिकली जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, एज्यूम कर लो 50,000 का प्रीमियम है. पॉलिसी होल्डर हर साल प्रीमियम पे करता है अपनी पॉलिसी पर 50,000. अब क्योंकि वो टाइमली पेमेंट कर रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी उससे बहुत इंप्रेस है, बहुत खुश है. इंश्योरेंस कंपनी उसको रिवॉर्ड देना चाहती है तो उसको उसका किसी एक पर्टिकुलर साल में प्रीमियम कम लेकर अपने पास से मिलाकर 50,000 कर रही है. ये बेसिकली बोनस है. और ये बोनस का तरीका क्या है, इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कहा कि इस बार तुम्हारे बिहाफ पर जो हम पे करेंगे वो 22,500 है. मैं फिर एक बार आपको समझाता हूं. मान लीजिए आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर 50,000 है और क्योंकि पिछले 5 साल से आप टाइम पर पे कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी आपसे बहुत इंप्रेस है. इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे कहा इस बार आप 50,000 मत पे करना, इस बार आप पे करना 27,500, क्योंकि 22,500 हम अपने पास से मिलाएंगे. तो आपके प्रीमियम में इंश्योरेंस कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको एक प्रकार से बोनस दे रही है. आपके अकाउंट में 50,000 ही क्रेडिट होगा, लेकिन उसमें आप पे करोगे 27,500 और इंश्योरेंस कंपनी अपने पास से पे करेगी 22,500. तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक्सपेंस है, ये माइनस होगा. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज, आपका जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी ने लिया है उसे कहीं पर इन्वेस्ट करा होगा सिक्योरिटीज में, वहां से इंटरेस्ट मिलना बकाया है. तो इंश्योरेंस कंपनी को जब ये इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी इनकम बनेगा, ये प्लस होगा. आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, प्रीमियम मिलना बकाया है, ये भूल गए. इनकम चाहे रिसीव हो या एक्री हो, है तो इनकम, ये भी प्लस होगा. क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड 1,50,000, क्लेम का इंटीमेशन आ चुका है, इंश्योरेंस कंपनी के पास ये खबर आ चुकी है कि क्लेम देना है. इंश्योरेंस कंपनी ने भी एडमिट नहीं करा, लेकिन एडमिट नहीं करा तो क्या हुआ, क्लेम तो बन चुका है, तो ये लाइबिलिटी ड्यू तो हो चुकी है, तो ये एक तरह से एक्सपेंस है, माइनस होगा. तो देखिएगा 1 2, ये 1 2 3 3 प्लस होंगे, 1 और 2 2 माइनस होंगे. तो ये जो 5 एडजस्टमेंट्स हैं इनमें से फर्स्ट वन प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस, फोर्थ प्लस और फिफ्थ माइनस. आ जाइए सॉल्यूशन पर, बिल्कुल ऐसे ही करा है. ये प्रॉफिट दे रखा है आपको 30,10,000. इसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज को प्लस करा, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम को प्लस करा. एक और प्लस होना था क्या, क्लेम्स कवर्ड अंडर इंश्योरेंस. तो उन्होंने बात की है, इन्होंने क्या करा, जो क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड को माइनस करना था उसमें एडजस्ट कर दिया क्लेम्स कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस के. भाई देखो इतना क्लेम हम पे करेंगे, इतना हमको रिकवर होगा, तो 150 माइनस 60 90,000 ही हमारी पॉकेट से जाएगा. एक ही बात है, आप चाहें तो 60 को यहाँ माइनस न करके 150 से ऊपर प्लस कर दें और नीचे 150 पूरा माइनस करें, बात एक ही है. आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 29,68,800 और ये करेक्ट अमाउंट ऑफ इनकम है जो इंश्योरेंस फंड है
एग्जैक्ट अमाउंट ये वो निकल आया। तो हमें जो प्रॉफिट गिवन था लाइफ इंश्योरेंस फंड का जो बैलेंस हमें दे रखा था उसमें 5 बातें कंसिडर नहीं हुई थी, हमने उन 5 को कंसिडर करा और आंसर दोबारा से निकाला और वो आया 29,68,800। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का 4th क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है, आपको याद होगा, ये जो क्वेश्चन 3 था वो था लाइफ इंश्योरेंस का, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी लाइफ इंश्योरेंस का है। आपको 3 फॉर्मेट्स मालूम है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट, इनका और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज। देखिएगा इसमें 3 चीज़ें पूछी हैं, पहले वैल्यूएशन बैलेंस शीट, फिर फॉर्मेट 2 ही बनाने हैं आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में ये एक ही बना लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, चाहे तो अलग अलग फॉर्मेट चाहे एक ही बनाइए। देखिएगा लाइफ इंश्योरेंस फंड जिसका नाम अवनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, उसका लाइफ इंश्योरेंस फंड है 25 लाख रुपए 31 मार्च 24 को। और बच्चों जो एक्चुअल वैल्यूएशन से 31 मार्च 24 को जो लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई है, नेट लायबिलिटी वो है 21,25,000, और इंटरिम बोनस जो मिला है पॉलिसी होल्डर्स को वो है 40,000। इसके अलावा जो जनरल रिजर्व बनाना है वो बनाना है 75,000 से, ये कैरी फॉरवर्ड होना है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब इस केस में क्या होगा, पहले बनेगी वैल्यूएशन बैलेंस शीट। देखिएगा फर्स्ट इज वैल्यूएशन बैलेंस शीट। कैसे बनती है, इसमें हम ये जब इसका नाम है बैलेंस शीट, इसका नाम है वैल्यूएशन बैलेंस शीट। पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, लाइफ इंश्योरेंस फंड का बैलेंस जो कि दे रखा है क्वेश्चन में 25 लाख रुपए। इसके बाद इस फंड के अगेंस्ट में इस फंड से माइनस होंगी नेट लाइबिलिटीज। नेट लाइबिलिटी एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन 21,25,000। बच्चों जब आप 25 लाख में से 25 लाख में से 21,25,000 को माइनस करेंगे तो आपका सरप्लस यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा 3,75,000। ये जो प्रॉफिट आया है इसका बंटवारा होगा 2 लोगों में, पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर। इस प्रॉफिट का 95% मिलेगा पॉलिसी होल्डर्स को और 5% मिलेगा शेयर होल्डर्स को। उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। चलिए देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट मेड बाय अवनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। पहले ये निकाल रहे हैं कि भाई प्रॉफिट इन्होंने कमाया कितना। प्रॉफिट अभी हमारा आया 3,75,000, ये रहा वो देखिए। लेकिन बच्चों ये 3,75,000 का प्रॉफिट तब है जबकि पॉलिसी होल्डर साल के बीच में इंटरिम बोनस ले चुके हैं। अगर वो बोनस ना लेते तो प्रॉफिट और ज़्यादा था। तो हमने क्या करा, बिजनेस के सही प्रॉफिट को जानने के लिए इंटरिम बोनस को ऐड बैक करा। एड इंटरिम बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000। जब इस प्रॉफिट में 40 और ऐड करा तो एक्चुअल प्रॉफिट आया 4,15,000। अब ये जो 4,15,000 है इसका बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस प्रॉफिट में से 75,000 के प्रॉफिट को आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 4,15,000 में से 75,000 हमने ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में, लेस अमाउंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। राइट, ये क्वेश्चन में कहा था, चेक करिएगा क्वेश्चन आप। अब जो प्रॉफिट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में वो है 3,40,000। अब इसका बंटवारा होगा। स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए दोस्तों कितना प्रॉफिट आया था 3,40,000 जिसका बंटवारा होना है। इसका 95% मिलेगा पॉलिसी होल्डर्स को। 3,40,000 का बच्चों ये देखो भाई 95% ऑफ प्रॉफिट टू पॉलिसी होल्डर्स। 3,40,000 का 95% 3,23,000। लेकिन बच्चों 3,23,000 इनको देना मत, क्योंकि ये इंटरिम बोनस यही लोग लेते हैं। अब ये 95% फिर लेंगे, इंटरिम बोनस पहले ले चुके हैं तो भाई जो ले चुके हैं वो तो इसमें से माइनस होगा, दोबारा थोड़ी मिलेगा। तो लेस इंटरिम बोनस 40,000 जो ये। अच्छा, ऊपर हमने एड बैक क्यों करा था, ताकि हम बिजनेस का सही प्रॉफिट जान पाएं। जब सही प्रॉफिट आया तो बंटवारा करा। अब ये जो प्रॉफिट है जो इनका शेयर है पॉलिसी होल्डर्स का 95%, उसमें जब हमने 95% निकाला किसका बच्चों, 95% किसका निकाला आपने, ये निकाला आपने 3,40,000 का। ठीक, वो आया 3,23,000। इसमें से इंटरिम बोनस जो इनको ऑलरेडी पेड लेस करा तो इनको मिलेगा 2,83,000 और 3,40,000 का 5% होगा शेयर होल्डर्स का और वो आएगा 17,000। टोटल 3 लाख। 3 लाख कैसे भाई, ऑब्वियसली देखो हमारा प्रॉफिट जो है वो 3 लाख ही तो था। 3,75,000 में से प्रॉफिट आया था 3,75,000, इसमें से 75,000 तो आपने जनरल रिजर्व में डाला, बचा 3 लाख, वो कैलकुलेट हो गया। तो
प्रॉफिट का 3,40,000 का 95% पॉलिसी होल्डर्स को इंटरिम बोनस माइनस करेंगे तो 2,83,000 मिलेगा, और 340 का 5% शेयर होल्डर्स को मिलेगा 17,000। ये क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन 4 और 5 ये दो क्वेश्चन थे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। अब जो क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन 6 है बच्चों, ये है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट रिटर्न ऑन इक्विटी एज पर रेगुलेशन 21 ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ टैरिफ रेगुलेशंस 2004। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, इसके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 7:3 के रेशियो में होना चाहिए। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का 70% होना चाहिए डेट यानी कि बाहर का पैसा, और 30% होना चाहिए इक्विटी, राइट, अंदर का पैसा। इक्विटी 30% से कम तो हो सकता है, लेकिन 30% से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, डेट 70% से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 70 से कम नहीं। अगर मान लीजिए किसी केस में इक्विटी 35% हो जाता है और डेट रह जाता है 65, तो जो इक्विटी 35 है उसमें से 5 ट्रांसफर होगा डेट में, और वो माना जाएगा नोशनल डेट, राइट। यानी कि इक्विटी 30 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अब देखिएगा, इस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी का जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 को, और जो अप्रूव्ड ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट है वो है 15 लाख रुपए। अब इस क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं कि इस 15 लाख रुपए में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी का जो टोटल कैपिटल कॉस्ट है बच्चों, इसमें ये नहीं बताया, रुकिए जरा, हाँ जी, टोटल कैपिटल कॉस्ट है 15 लाख। इसमें यह नहीं बताया कि इक्विटी कितना और डेट कितना, लेकिन लॉ तो हमको मालूम है कि इक्विटी 30% होगा। तो हम क्या करेंगे, 15 लाख रुपए का 30% इक्विटी मानेंगे, और वो होगा 4,50,000, राइट। तो ये जो अप्रूव्ड ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट है 1 अप्रैल 2024 को 15 लाख रुपए, इसमें इक्विटी हम लेंगे 30%। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, हमको मालूम है कि जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 7:3 है, 70% और 30%। तो 15 लाख का 30% कितना क्या होगा इक्विटी, और वो होगा 4.5 लाख। इसके बाद अगले 4 साल का आपको डेटा दिया 1, 2, 3, 4। एक फर्स्ट ईयर में एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख है, एडिशनल इक्विटी नहीं, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इक्विटी इसमें कितना रहेगा, ऑब्वियसली 30%। तो 1 लाख के एडिशनल जो फर्स्ट ईयर में एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 1 लाख का, इसमें 30% इक्विटी होगा और वो होगा 30,000। सेकेंड ईयर में एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है 30,000, इसका 30% इक्विटी आ जाएगा बच्चों 9,000, और 1 लाख पर 30% 30,000। थर्ड ईयर में जो एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 20,000, और इक्विटी में जाएगा 30%, दैट इज 6,000। फोर्थ ईयर में जो एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 10,000, और इसका 30% होगा 3,000, ये जाएगा इक्विटी में। चलिए, अब रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे रिटर्न्स कितना होगा, नॉर्मली एज पर लॉ 15.5 15.5% होना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन मैंने देखा वर्कबुक में, इसमें सॉल्यूशन में उन्होंने 14% लिया है। मेरा मानना यह है कि अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी की परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए 15.5%। यहाँ क्वेश्चन साइलेंट था, 14% लिया। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये आपके, और इस क्वेश्चन में तो कमाल हो गया, फिगर्स तक चेंज नहीं करी माय डियर। ये क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का क्वेश्चन है, और वहाँ पर जब ये क्वेश्चन मॉड्यूल में सॉल्व करा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5 15.5% से निकाला है इस क्वेश्चन में, और वहाँ मेंशन भी है 15.5%, यहाँ इस क्वेश्चन में 14% से है। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आया तो परसेंटेज आपको दे रखी होगी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। अच्छा,
रिटर्न ऑन इक्विटी किस पे निकालेंगे? ना तो ओपनिंग इक्विटी पर, ना क्लोजिंग इक्विटी पर, बल्कि एवरेज इक्विटी पर। एवरेज इक्विटी क्या होगा? एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इक्विटी प्लस क्लोजिंग इक्विटी अपॉन 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 एवरेज लेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा, उस पर निकालेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। जरा देखिएगा, ओपनिंग इक्विटी आप बताइए फर्स्ट ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? 15 लाख रुपए। एक बार दोबारा दिखाऊं आपको, ये रहा 15 लैक्स, 15 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जिसका 30% हम इक्विटी मानेंगे। 15 लाख का 30% निकाला बच्चों, वो आया 4.5 लाख, राइट। 15 लाख का 30%, 15 लैक्स का 30%, 4,50,000। इस साल आपने एडिशनल इक्विटी, एडिशनल एक्सपेंडिचर करा था 1 लाख, इसका 30% इक्विटी में जाएगा और वो होगा 30,000। 450 प्लस 30 क्लोजिंग आ जाएगा 480, और जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है वही तो सेकंड ईयर का ओपनिंग होगा। सेकंड ईयर का ओपनिंग हुआ 480, सेकंड ईयर में एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर था बच्चों, क्वेश्चन में देखो 30,000, इसका 30% जाएगा इक्विटी में, जो कि आएगा 9,000। 480 प्लस 9 ये हो जाएगा 4,89,000, और सेकंड ईयर का क्लोजिंग बनेगा थर्ड ईयर का ओपनिंग। थर्ड ईयर में ओपनिंग था 4,89,000, इस बार एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है 20,000, जिसका 30% इक्विटी में जाएगा और वो होगा 6,000। 6,000 को प्लस करेंगे 489 में तो क्लोजिंग आएगा 495। बच्चों थर्ड ईयर का क्लोजिंग बनेगा, फोर्थ ईयर का ओपनिंग 4,95,000, और फोर्थ ईयर में इन्होंने एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है 10,000, 30% जाएगा इक्विटी में 3,000, 495 प्लस 3 498। अब चारों साल का आपको ओपनिंग मालूम है, क्लोजिंग मालूम है, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। अगर आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, अगर ओपनिंग क्लोजिंग को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज इक्विटी आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का एवरेज कैसे निकालेंगे? ओपनिंग 4,50,000 प्लस क्लोजिंग 4,80,000, 4,50,000 प्लस 4,80,000 अपॉन 2 4,65,000। सेकेंड ईयर का एवरेज 484,500, ये थर्ड ईयर का एवरेज और ये फोर्थ ईयर का एवरेज, बस खत्म। अब निकालेंगे लास्ट जो हमारा आंसर है रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड इट इज 14%, 14%। किस पर? एवरेज इक्विटी पर। ये क्वेश्चन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में सॉल्व है, आपने करा होगा जब आप स्टडी कर रहे होंगे, और वहां पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी लिया गया है वो है 15.5, और वो क्वेश्चन में मेंशन भी था। यहाँ क्वेश्चन साइलेंट था तो इन्होंने 14% ले लिया। 14% ऑफ व्हाट? एवरेज इक्विटी। 4,65,000 का 14%, 65,100। 4,84,000 का 14%, 4,84,500 का 14%, 67,830। 4,92,000 का 14%, 68,880। 4,96,500 का 14%, 69,510। क्वेश्चन सॉल्व, राइट। ये क्वेश्चन था हमारा 5। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में तो आपको एक बुरी खबर सुनाऊंगा मैं, है ना, बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये टॉपिक है एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, है ही नहीं आपके स्टडी मॉड्यूल में। ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन सिलेबस 2016 में था। आप रजिस्टर्ड हैं सिलेबस 2022 में, आपका जो सिलेबस है वो 2022 का है। और ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा है, जो आपकी वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, बेसिकली ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से, ये आपके स्टडी मॉड्यूल से निकाला जा चुका है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सिलेबस 2016 का। सिलेबस 2016 में स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये वहाँ से कॉपी हुआ है। और ये सिलेबस 16, जैसे मैंने आपसे कहा, ये सिलेबस 2016 का क्वेश्चन है। आपके सिलेबस 2022 से इसको निकाल दिया गया और फिर पता नहीं क्यों वर्कबुक में ये आ गया। अब हमें या तो डिस्कस नहीं करना चाहिए कि भैया तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर एक बात है कि अगर मान लीजिए हमारे 5 से 10 मिनट 15 मिनट इन्वेस्ट होते हैं और हम थोड़ा बहुत अगर इसको डिस्कस कर लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, डिस्कस हम कर लेते हैं, ये पक्का है कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, राइट। फिर भी डिस्कस करेंगे इसको। टॉपिक का नाम है एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, इन शॉर्ट AAD, 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 एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, AAD। From the following information, SDF Electricity Supply Company Limited and Electricity Generation Project compute the following.
हाँ भाई, आपको क्या क्या निकालना है इसमें? नंबर 1 डेप्रिसिएशन निकालना है, नंबर 2 एडवांस, ये है आपके लिए स्पेशल, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन अप टू द ईयर 2024-25 एज पर रेगुलेशन 21 ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ टैरिफ रेगुलेशन 2004। हाँ भाई, डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी का ऑपरेशन बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2021 को। अप्रूव्ड ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट, हाँ भाई, अप्रूव्ड ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कितने का था? 5 लाख रुपए का। वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5.20%, ये है वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में आगे की इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ अलाउड एडिशनल कैपिटल, हाँ भाई, जो एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर करा वो, इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ लोन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने जो लोन लिया था उसका रीपेमेंट, इसके अलावा वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, और जो लोन पे जिस रेट से वो इंटरेस्ट दे रहे थे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सब आपको दिया जा रहा है नीचे इस टेबल के अंदर। बच्चों 3 साल का इंफॉर्मेशन है, 2021, 22, 22, 23, 23, 24। एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड 21-22 में 35,000, 2022-23 में 10,000, फिर 7,500, ये एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा क्वेश्चन में दे रखा है रीपेमेंट ऑफ लोन और वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, सुनो बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, शाबाश, है ना। आपको वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है। माय डियर फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूं और डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? ना तो ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट पर, ना क्लोजिंग कैपिटल कॉस्ट पर, बल्कि एवरेज पर। ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस क्लोजिंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स अपॉन 2, ओपनिंग एसेट्स प्लस क्लोजिंग एसेट्स अपॉन 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ के 2 से डिवाइड, एवरेज आएगा। उस एवरेज कैपिटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए फर्स्ट ईयर में कैपिटल कॉस्ट कितनी थी? अभी तो क्वेश्चन देखा, वर्कबुक ओपन हो गया आपके सामने, देख लो। ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट 5 लाख रुपए है। ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट पहले साल 21-22 में 5 लाख है, लेकिन इसी साल एडिशनल कैपिटल कॉस्ट है 35,000, तो 5 लाख ओपनिंग है। देखो इधर ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट 5 लाख और उसमें ऐड करा एडिशनल कैपिटल कॉस्ट जो इस साल और इनकर करी 35,000, तो जो क्लोजिंग कैपिटल कॉस्ट आएगी वो इन दोनों को प्लस करके आएगी 5,35,000। अब आप इसका एवरेज लीजिए बच्चों, 5 लाख प्लस 5,35,000 अपॉन 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 5,17,500 ये एवरेज है। ऐसा तीनों साल करना। देखो फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वही तो सेकंड ईयर का ओपनिंग होगा, और जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग है वो थर्ड ईयर का ओपनिंग होगा, राइट। तो ओपनिंग प्लस एडिशनल इज इक्वल टू क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस एडिशनल इज इक्वल टू क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो बच्चों तीनों साल का एवरेज कैपिटल कॉस्ट निकाला गया। बस अब एक काम करिए आप, पहले आपने ओपनिंग लिया, उसमें एडिशनल कैपिटल कॉस्ट को प्लस करा, क्लोजिंग आया, फिर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करके एवरेज निकाला। बस अब ये जो एवरेज है, ये जो एवरेज है बच्चों, एवरेज कैपिटल कॉस्ट 5,17,500, 5,40,000, 5,48,750, इसको मल्टीप्लाई करो वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से। किससे मल्टीप्लाई करो बच्चों? वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से। ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है ये किस पर अप्लाई होगा? एवरेज कैपिटल कॉस्ट पर। तो ये आंसर आएगा आपका, पहले साल का डेप्रिसिएशन है 26,910 रुपए, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है 28,080 और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है 28,535। अब यहां तक तो एक पार्ट सॉल्व हो गया जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था। क्वेश्चन में क्या कहा था कि भाई आप हमें निकाल के दिखाओ, क्या? डेप्रिसिएशन निकालो, वो हमने निकाल दिया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब दूसरी चीज कैलकुलेट करो आप, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। चलिए अब इस पर आते हैं। ये राजी कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। अच्छा पहले वाली टेबल पे वापस आइए। आप बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई जब वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को से हमने मल्टीप्लाई करा एवरेज कैपिटल कॉस्ट को तो ये आंसर आया। ये नीचे की 2 लाइनें क्या हैं? हाँ, ये जो बी और सी हैं ये क्या है भाई? एनुअलाइज्ड डेप्रिसिएशन तो आ गया 1 2 3। ये नीचे की 2 लाइनें क्या हैं?
ये जो लास्ट 2 लाइन ये क्या है बेसिकली, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन और टोटल डेप्रिसिएशन। यस, एक तो आपने तीनों साल का करंट ईयर का तीनों साल का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब इन्हीं 3 साल का आप निकालेंगे अलग से टेबल बनाकर एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। जब वो निकल आएगा तो बच्चों ये जो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आया 26,910, 28,080 और ये 28,535, इसके अंदर आप प्लस करेंगे एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। बेसिकली ये एडवांस डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है। जब आप इस करंट ईयर के डेप्रिसिएशन में एडवांस डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 30,000। ऐसा तीनों साल होगा। टोटल डेप्रिसिएशन बच्चों, टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर प्लस एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। इंपॉर्टेंट ये है कि एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगा। ये टेबल दोबारा देखो, ये बहुत ही आसान टेबल है। ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट प्लस एडिशनल इज इक्वल टू क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू एवरेज। वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 5.2%, 5.2%, 5.2%। हम एवरेज कैपिटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से तो हमारा आ जाएगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में प्लस करेंगे एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन तो आएगा टोटल डेप्रिसिएशन। इंपॉर्टेंट क्या है कि एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए नीचे अलग से टेबल है। ये रही कैलकुलेशन ऑफ एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। चलो भाई अब एक काम करते हैं, ऊपर वाली टेबल में आपने तीनों साल का डेप्रिसिएशन निकाला, पहले वो डेप्रिसिएशन लिखो जो ऊपर आंसर आया था अभी देखो। अच्छा, इन्होंने डेप्रिसिएशन को बाद में रखा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में वापस आइए जरा, क्वेश्चन में आइए सब बच्चे, वर्कबुक में क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन में वापस आइएगा। ये रहा देखिएगा, ये देखिए आप रीपेमेंट ऑफ लोन, राइट, ठीक है जी। रीपेमेंट ऑफ लोन, पहले साल हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने फर्स्ट ईयर जो लोन का रीपेमेंट करा वो था 30,000, सेकंड 35 और थर्ड 35। हम एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, चलिए इधर देखिएगा दोस्तों। रीपेमेंट ऑफ लोन जो कि हम एज पर लॉ लोन का 10% होगा। 3 साल हैं 2021-22, 22-23, 23-24। रीपेमेंट ऑफ लोन बच्चों पहले साल, अभी आपने क्वेश्चन में देखा, वर्कबुक आपके सामने ओपन है, क्वेश्चन में चेक करिए। पहले साल जो लोन का अमाउंट रीपे करा वो 30,000 है, सेकेंड ईयर में 35,000 और थर्ड ईयर में 35,000। तीनों साल का रीपेमेंट ऑफ लोन लिखिए। कोई अगर एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन आपको निकालना है 100% आपको रीपेमेंट ऑफ लोन का अमाउंट दे रखा होगा। ये 3 साल का रीपेमेंट ऑफ लोन है। और बच्चों सेकंड बी में 3 साल का डेप्रिसिएशन अभी निकाला, चेक कराऊं दोबारा, ये रहा 26,910, देखिए ये आ गया 26,910, 28,080, 28,535 ये रहा। अब वापस आइए, 3 साल का रीपेमेंट ऑफ लोन, 3 साल का डेप्रिसिएशन। अब हम इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस लेंगे, कैसे? 30,000, 26,910, इन दोनों का डिफरेंस 3,090, 35,000 और 28,080 का डिफरेंस 6,920, 35,000 और 28,535 का डिफरेंस 6,465। पहली 3 कैलकुलेशन। सबसे पहले आपने लोन रीपेमेंट ऑफ लोन का अमाउंट लिखा जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। डेप्रिसिएशन तीनों साल का जो भी आपने ऊपर वाली टेबल में कैलकुलेट करा है, और फिर इन दोनों का ए बी का डिफरेंस सी, ए बी का डिफरेंस सी बच्चों, ए बी का डिफरेंस सी, ए और बी का डिफरेंस सी, ए और बी का डिफरेंस सी। हमने इसको लाइन नंबर 1 को नाम दिया ए, बी को सेकंड को बी और थर्ड को सी। सी इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये नीचे डी ई एफ क्या है सुनिए। ऊपर आपने तीनों साल का लोन का रिपेमेंट लिखा। अब इसके बाद पहले आपने लोन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस निकाला। अब क्या करेंगे आप? एक्यूमुलेटेड रीपेमेंट ऑफ लोन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेंगे। एक्यूमुलेटेड से क्या मतलब है? एक्यूमुलेटेड मींस टोटल। कैसे? देखो भाई, डी क्यूमुलेटिव रीपेमेंट ऑफ लोन, पहले साल कितना रिपे करा? 30,000, चलो 30 आ गया। सेकेंड ईयर में कितना रिपे करा? 35, 30 प्लस 35 65, 60 देखो भाई 30,000, 30 प्लस 35 65, 65 प्लस 35 1 लाख रुपीज। जो लोन का रीपेमेंट हो रहा है उसको प्लस 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 करके रखो।
आप रीपेमेंट ऑफ लोन का एक्यूमुलेट लो, एक्यूमुलेट टोटल अमाउंट, हर अगले साल में पिछले साल का ऐड करते जाओ। फर्स्ट ईयर में जो लोन रीपे करा, सेकंड ईयर फर्स्ट प्लस सेकंड, और थर्ड ईयर में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। दोबारा देखो, ये रीपेमेंट ऑफ लोन है 30,000, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल। पहले साल में तो 30 रहेगा, सेकंड ईयर में 30 प्लस 35 65, थर्ड ईयर में 65 प्लस 35 1 लाख। तो ये तीनों साल का लोन का टोटल हो गया 30। अगले साल पे करा 35, 30 में 35 प्लस करा 65, फिर थर्ड ईयर में पे करा 35, 65 35 टोटल आ गया 1 लाख। इसी तरह से डेप्रिसिएशन का टोटल करो, बताओ पहले साल डेप्रिसिएशन कितना था 26,910 आ गया 26,910। सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन और सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा दिस प्लस दिस, आ जाएगा 54,990। थर्ड ईयर में 54,990 प्लस 28,535, सेकेंड ईयर तक का टोटल डेप्रिसिएशन प्लस थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन टोटल आया 83,525। तो बच्चों ये टोटल है रीपेमेंट ऑफ लोन का, ये टोटल है डेप्रिसिएशन का। इसके बाद जैसे हमने ए और बी के डिफरेंस से सी निकाला था, हम डी और ई के डिफरेंस से एफ निकालेंगे। एफ क्या होगा? क्यूमुलेटिव रीपेमेंट ऑफ लोन ओवर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। बच्चों 30,000 और 26,910 का डिफरेंस 3,090, 65,000 54,990 का डिफरेंस 10,010, 1 लाख और 83,525 का डिफरेंस फॉर 16,475। तो बच्चों एक आंसर तो है ये सी, जो रीपेमेंट ऑफ लोन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, और एक आंसर है एफ, जो डिफरेंस है क्यूमुलेटिव अमाउंट का। बच्चों ये सिंगल अमाउंट का डिफरेंस है और ये क्यूमुलेटिव का। इन दोनों में जो छोटा होगा वो बेसिकली होगा एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू लोअर, कम, किसका कम? लोअर ऑफ सी एंड एफ। रीपेमेंट ऑफ लोन और डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है वो सी है, और क्यूमुलेटिव रीपेमेंट ऑफ लोन और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है वो एफ है। तो सी और एफ, सी और एफ, सी और एफ में जो लीस्ट अमाउंट होगा, जो छोटा अमाउंट होगा, वो आपका एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब बताओ 3,090 और 3,090 में लोअर क्या है? तो दोनों ही सेम है, इसलिए आंसर भी 3,090 है। 6,920 और 10,010 में लोअर है 6,920, ये आ गया। 6,465 और 16,475 में लोअर है 6,465। दिस इज आंसर। बच्चों ये जो एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन है, इसको उठाओ और ऊपर वाली टेबल में वापस लेके चलो। एनुअल डेप्रिसिएशन ये आया था आपका 26,910, 26,910, 28,080, 28,535। इसमें प्लस कर दो एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन जो अभी आपने नीचे निकाला। ये रहा बच्चों एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन 3,090, 6,920, 6,465 लाकर यहां पर प्लस कर दो। जब आप डेप्रिसिएशन में एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो आ जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन 26,910 प्लस 3,090 इज इक्वल टू 30,000, 28,080 प्लस 6,920 इज इक्वल टू 35,000, 28,535 प्लस 6,465 इज इक्वल टू 35,000। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? चलिए, इलेक्ट्रिसिटी के दो क्वेश्चन थे, दोनों हो गए। अब आ जाइए वापस बैंकिंग कंपनी पर। बैंकिंग कंपनी के हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। न्यू बैंक लिमिटेड इन्फॉर्म्स यू द फॉलोइंग। आपने बैंकिंग कंपनी में टॉपिक पढ़ा होगा रिबेट ऑन बिल से डिस्काउंटेड अकाउंट। रिबेट ऑन बिल से डिस्काउंटेड वो क्या था? बेसिकली हल्का सा बस 2 मिनट का रिव्यू। जैसे आपको मालूम है बैंक फॉलो करता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, राइट? अब देखिएगा, बैंक के पास एज्यूम कर लिए बैंक का करंट ईयर 2024-25 है, राइट? करंट ईयर 2024-25 है। अब ऐसे में ये जो करंट ईयर ये बैंक का शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 2025 को। बैंक के पास करंट ईयर में जितने भी बिल डिस्काउंट होने के लिए आएंगे, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा होगा। ए ने बी को उधार माल बेचे, ए ने बी को माल बेचा 1 लाख का उधार, फिर ए ने बी पर बिल लिखा, बी ने साइन करके बिल ए को दिया और ए ने जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया। मैं इसी की बात कर रहा हूँ।
बैंक जो बिल डिस्काउंट करता है आपके उन पर आपसे डिस्काउंट लेता है और वो डिस्काउंट बैंक की इनकम बनता है और वो जाता है बैंक के शेड्यूल नंबर 13 जिसका नाम है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बैंक पूरे साल में जितने भी बिल डिस्काउंट करता है उस पर जो डिस्काउंट आता है वो बैंक की इनकम है। अब मान लो करंट ईयर जैसे 2024-25 है, करंट ईयर 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ, बैंक के पास जो बिल डिस्काउंट होने के लिए आए, बैंक के पास अप्रैल में जून में बिल डिस्काउंट होने आए, बैंक ने उनको डिस्काउंट करा और बैंक ने जब बिल को डिस्काउंट करा तो डिस्काउंट एक बार में बैंक ने ले लिया। बैंक जब आपके बिल डिस्काउंट करता तो वन टाइम में आपसे डिस्काउंट ले लेता है और वो बैंक की इनकम है, राइट। और जो बिल बैंक ने अप्रैल मई में डिस्काउंट करे उनकी मैच्योरिटी 2 से 3 महीने में आ गई होगी, जून जुलाई तक। तो बिल होता ही 2-3-4 महीने 5 महीने का मैक्सिमम। अब जो बिल बैंक ने अप्रैल में डिस्काउंट किए उन पर डिस्काउंट भी आ गया और वो बिल मैच्योर भी हो गया 3-4 महीने में, तो करंट ईयर में डिस्काउंट आया, करंट ईयर में बिल मैच्योर हो गया और वो डिस्काउंट पूरा करंट ईयर की इनकम बन गया। अब जो बिल बैंक ने डिस्काउंट करे मई जून जुलाई में वो मैच्योर हो गए सितंबर अक्टूबर नवंबर में। बैंक ने जो बिल डिस्काउंट करे नवंबर दिसंबर में वो मैच्योर हो गए जनवरी फरवरी मार्च में। लेकिन बैंक ने जो बिल डिस्काउंट किए हैं जनवरी फरवरी मार्च में उनकी मैच्योरिटी 31 मार्च को क्रॉस करके नेक्स्ट ईयर में चली गई 25-26 में। तो बैंक ने जो इन पे डिस्काउंट लिया होगा ये सारा डिस्काउंट बैंक की करंट ईयर की इनकम नहीं बनेगा। बैंक के वो बिल जो बैंक ने डिस्काउंट करे करंट ईयर में और मैच्योरिटी जा रही है उनकी नेक्स्ट ईयर अगले साल में, तो हमें देखना होगा कि उन बिल्स के कितने दिन करंट ईयर से बिलोंग करते हैं और कितने दिन अगले साल नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं। डिस्काउंट के 2 पार्ट्स करने होंगे। जो बैंक ने जो बिल डिस्काउंट करे करंट ईयर में उन पर डिस्काउंट तो एक झटके में करंट ईयर में ले लिया, लेकिन उन बिल की मैच्योरिटी जा रही है अगले साल में, कुछ दिन इस साल से बिलोंग करते हैं कुछ दिन अगले साल से बिलोंग करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, बैंक डिस्काउंट का बंटवारा करेगा। जो डिस्काउंट करंट ईयर से बिलोंग करता है वो तो जाएगा करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन डिस्काउंट का वो भाग जो बिलोंग करता है अगले साल से उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट खुलेगा। उस स्पेशल अकाउंट का नाम होगा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। बच्चों जो बिल बैंक ने करंट ईयर में डिस्काउंट करे और मैच्योरिटी जा रही है अगले साल में, तो जितने दिन अगले साल में जाएंगे उतने दिन का डिस्काउंट अगले साल से बिलोंग करेगा। वो इस साल की इनकम नहीं है, उसे हम ट्रांसफर करेंगे एक स्पेशल अकाउंट में जिसका नाम है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट और ये डिस्काउंट इसमें ट्रांसफर होगा। इस साल हम डिस्काउंट ऑन बिल्स को ट्रांसफर करेंगे रिबेट में क्योंकि ये अगले साल से बिलोंग करता है और जब अगला साल आएगा तो अगले साल के पहले दिन ही ये फिर वापस इनकम में आएगा। रीजन, इस साल हमने इनकम ना मान के रिबेट में डाला क्योंकि अगले साल से बिलोंग करता है तो अगला साल आ गया। जब अगला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 आएगी ऑब्वियसली क्योंकि नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता था और नेक्स्ट ईयर आ चुका है तो अब ये इस साल फिर दोबारा से इनकम में आ जाएगा। इसको कहते क्या है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब ज़रा इस बात को ध्यान रखिए और मैंने आपको ये समझा दिया लेकिन ये तो आपको पहले से बहुत अच्छे से आता होगा। ज़रा देखिएगा इलस्ट्रेशन 7, न्यू बैंक लिमिटेड। सुनिए भाई, बिल्स डिस्काउंट कमीशन अनएडजस्टेड 10,50,000। इस लाइन का मतलब समझिए, बिल डिस्काउंट कमीशन करंट ईयर में जो बिल डिस्काउंट करे बैंक ने उन बिल्स को डिस्काउंट करने से बैंक को मिला 10,50,000। दोबारा सुनिए भाई, बैंक ने करंट ईयर में जो डिस्काउंट कमाया है वो 10,50,000 है। सेकंड, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2023। इसका मतलब करंट ईयर 2023-24 है। साल के पहले दिन करंट ईयर के फर्स्ट डे में रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट में जो बैलेंस था वो था 1,21,500, 1,21,500। बताओ मुझे, साल का पहला दिन आज, साल के ईयर के फर्स्ट डे में जो रिबेट के अंदर अमाउंट है 1,21,500, ये क्या है? ये साल के पहले दिन जो रिबेट में ये पिछले साल से आया होगा भाई। आज ईयर का फर्स्ट डे है 1 अप्रैल 2023। करंट ईयर के पहले दिन जो रिबेट में अमाउंट है ये कहां से आया होगा? साल के पहले दिन, लास्ट ईयर से। ये वो अमाउंट है जो बैंक ने लास्ट ईयर लिया होगा। करंट ईयर 23-24 है, लास्ट ईयर था 22-23। तो लास्ट ईयर 2022-23 में जो डिस्काउंट बैंक ने कमाया होगा उसमें से जो डिस्काउंट करंट ईयर इस साल से बिलोंग करता होगा ये वो अमाउंट है। रिबेट का ओपनिंग बैलेंस है तो ये लास्ट ईयर से इस साल आया है, ये साल की इनकम बनेगा।
और थर्ड लाइन क्या है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 1,09,000। ये वो डिस्काउंट है जो बैंक ने करंट ईयर में कमाया है, लेकिन करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर से। आपको क्या करना चाहिए, ये कह रहे हैं कंप्यूट द डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ हम पीएनएल में कितना लेके जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस में उतना लेके जाएंगे जो इस साल से बिलोंग करता होगा। बताओ इस साल आपने कितना डिस्काउंट कमाया, 10,50,000। इसमें पिछले साल का कितना है, जो पिछले साल से इस साल आया। साल के शुरू में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट में साल के पहले दिन 1,21,500 है, ये लास्ट ईयर से इस साल ट्रांसफर हुआ है, ये साल की इनकम है। प्लस कर देंगे 1,21,500 और माइनस कर देंगे जो साल के आखिर में रिबेट में है। ये 31 मार्च 24 को जो रिबेट में है, ये बेसिकली इस साल की इनकम थी और ये बिलोंग करती है अगले साल से, तो इस साल हमने उसको रिबेट में डाल दिया। ये जो 1,09,000 है, ये इस साल की इनकम नहीं है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 10,50,000 करंट ईयर में कमाया, 121,500 लास्ट ईयर से इस साल ट्रांसफर हुआ है और 1,09,000 इस साल से अगले साल जा रहा है। आंसर देखिएगा, ये रहा। डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में कमाया 10,50,000। रिबेट में पिछले साल का जो रिबेट था जो इस साल आया साल के ओपनिंग में, लास्ट ईयर इसको रिबेट में डाला होगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग और ये साल से बिलोंग करता है, तो इस साल ये प्लस होगा 121,500। और साल के आखिर में जो रिबेट में गया, ये साल के आखिर में रिबेट में क्यों गया, क्योंकि ये साल की इनकम नहीं है, ये डिस्काउंट अगले साल से बिलोंग करता है, तो इसको हम, ये साल की इनकम नहीं है तो माइनस कर देंगे और आंसर आएगा 10,62,500, 10,62,500, and this is the answer. Now come to question number 8. Is it clear? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 तो बच्चों फुल फ्लैज क्वेश्चन है, फुल फ्लैजेड क्वेश्चन। इसमें तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाना है बैंक का, ये भी बैंकिंग कंपनी का है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, the following details are extracted from the books of Neo Bank Limited, a commercial bank as on 31 मार्च 2024। बच्चों ये बैलेंसेस गिवन है, लेजर बैलेंसेस, और आपको इसमें इस क्वेश्चन में बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। देखिएगा, अब आपको मालूम है कि जो बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसमें कुल 16 शेड्यूल हैं। 1 to 12 बैलेंस शीट में है और 13 to 16 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में है। और क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है तो आपको शेड्यूल फॉलो करने हैं 13, 14, 15, 16। बच्चों 13 का नाम है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न्ड, 14 अदर इनकम, 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिएगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कौन सा शेड्यूल है, 13। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट पे करा, 15। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नो, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, ये तो बैलेंस शीट में आएगा। सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्सपेंस है, 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डायरेक्टर फी 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्सेस पेड, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, 16। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 16। स्टैच्यूटरी रिजर्व 16। कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 16। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से 16। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाँ भाई इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से प्रॉफिट हुआ, 14 अदर इनकम, 14। डेप्रिसिएशन फिर दोबारा से ऑपरेटिंग एक्सपेंस से 16। लॉ चार्जेस ऑब्वियसली खर्चा है 16। ऑडिट फी ये भी एक्सपेंस है 16। तो बच्चों अच्छा ये गलत हो गए दोनों, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये तो इनकम है दोनों। कमीशन बैंक लेता है कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज बैंक लेगा, ये 14 अदर इनकम है। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ये भी बैंक की इनकम है। और जो स्टैच्यूटरी रिजर्व फंड है ये कुछ नहीं है, ये तो बैलेंस शीट में जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो कुल दोबारा शुरू से देखिएगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव 13, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट 15, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑपरेटिंग एक्सपेंस 16, डायरेक्टर्स फीस 16, रेंट एंड टैक्सेस पेड ये भी शेड्यूल 16, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 16, स्टैच्यूटरी रिजर्व फंड ये बैलेंस शीट के आइटम है।
कमीशन, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये जो तीनों है ये तीनों है 14 अदर इनकम। डेप्रिसिएशन फिर एक्सपेंस है, लॉ चार्जेस एक्सपेंस है, ऑडिट फीस एक्सपेंस है, ये तीनों क्या है बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इसके बाद आ जाइए एडिशनल इंफॉर्मेशंस में। पहला, अ कस्टमर टू होम अ सम ऑफ ₹50 लाख हैज़ बीन एडवांस्ड। एक कस्टमर जिसको बैंक ने 50 लाख का लोन दिया था, हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है कस्टमर, और एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड, और ये उम्मीद की जा रही है ओनली केवल 50% कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। एक कस्टमर जिसको बैंक ने 50 लाख का लोन दिया था वो इंसॉल्वेंट है, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें उससे सिर्फ 50% अमाउंट ही मिलेगा। 50 लाख का लोन दिया था, 50% हुआ 25 लाख, वो रिसीव अगर हो भी गया तो बाकी का जो 25 लाख है वो रिसीव नहीं होगा, तो ये हमें इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा बैड डेट्स का। तो 50 लाख में से 25 लाख हमें बैड डेट्स होगा, इसका हम प्रोविजन बनाएंगे। देयर वर ऑल्सो अदर डेट्स फॉर विच अ प्रोविजन ऑफ ₹7.5 lakhs वॉज फाउंड नेसेसरी बाय द ऑडिटर। और इस लोन के 50 लाख के लोन के अलावा और जो बैंक के दूसरे डेटर हैं उन पर भी 7.5 लाख रुपए का डाउट है कि शायद वो पैसा रिकवर ना हो। तो 50 लाख में से 50% का लोन तो का प्रोविजन तो ये बनेगा बैड डेट्स का। इसके अलावा जो प्रोविजन है बाकी के डेट्स पर वो 7.5 लाख है, तो ये भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। तो टोटल प्रोविजन कितना हुआ 25 प्लस 7.50। इसके अलावा एक और है एडजस्टमेंट नंबर, देखिएगा बच्चों कौन सी, ये फोर्थ, फर्स्ट सेकंड अभी थर्ड बाद में देखेंगे, फोर्थ प्रोवाइड 32,50,000 फॉर इनकम टैक्स। तो तीसरा प्रोविजन है इनकम टैक्स का। तो पहले प्रोविजन बैड डेट्स का, अगला वाला भी प्रोविजन बैड डेट्स का, और थर्ड है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो जो टोटल प्रोविजन बनेंगे, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज जो आएगा प्रॉफिट और लॉस में कितना आएगा 30, ये 40, ये हो जाएगा 65 लाख। तो टोटल जो प्रोविजन फॉर प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज है दैट इज 65 लाख। थर्ड, रिबेट ऑन बिल से डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 2023 वॉज ₹60,000 एंड ऑन 31 मार्च 2024 वॉज ₹80,000। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था कि रिबेट ऑन बिल से डिस्काउंटेड वो अमाउंट है डिस्काउंट का जो हमने बैंक ने करंट ईयर में लिया लेकिन बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर से। अब देखिए रिबेट में बच्चों थर्ड एडजस्टमेंट देखिएगा, रिबेट में जो पिछले साल का अमाउंट है वो 60,000 है। ये वो है जो बैंक ने लास्ट ईयर रिसीव करा था और बिलोंग करता है करंट ईयर से, तो ये करंट ईयर की इनकम में प्लस होगा। और 31 मार्च 2024 करंट ईयर के एंड में जो रिबेट का बैलेंस है, जो रिबेट में अमाउंट गया है वो है 80,000। ये करंट ईयर के एंड में रिबेट में गया है, तो ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, ये साल से बिलोंग नहीं करता। ये रिसीव हुआ करंट ईयर में और बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर से, तो इसे हम इस साल की इनकम से माइनस करेंगे। ये 60 प्लस और 80 माइनस, कहाँ से भाई, इसमें से। देखिएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड बच्चों ये 195 है, 195 लाख रुपए का इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मिला। ये जो 195 लाख का मिला है इसके अंदर प्लस होगा ओपनिंग बैलेंस 60,000 और माइनस होगा क्लोजिंग जो रिबेट में जाएगा 80,000। तो 195 प्लस 60 माइनस 80। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस। इसके अलावा और देखिएगा डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि वो 10% का डिविडेंड देंगे शेयर कैपिटल पे। इसके अलावा 25% आपको प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करना है स्टैच्यूटरी रिजर्व में, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का 31 मार्च 24 का जो बैलेंस है वो निल है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023 होना चाहिए, है ना, लास्ट ईयर। पिछले साल का प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस निल है, करंट ईयर का तो हम निकालेंगे, वो निल कैसे हुआ, ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, डेट इज रॉन्ग, यहां पर आना चाहिए था 31 मार्च 2023। रिक्वायर्ड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ न्यू बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाना है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ न्यू बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। चलो बच्चों सबसे पहले इनकम, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न, अभी समझाया था कैसे निकाला ये आपने, 195 प्लस रिबेट का ओपनिंग बैलेंस 60 और इसके बाद माइनस क्लोजिंग बैलेंस 80।
थाउजेंड्स में है फिगर्स ये, राइट? तो 195 प्लस 60 ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 80, दिस इज 194.80 इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न। 60 और 80, राइट? अच्छा ये 60,000 है, लैक्स नहीं है, ये फिगर्स लैक्स में है, तो हम किस तरह प्लस करेंगे देखिएगा बच्चों। ये 60 और 80,000 है, तो ये होगा 0.60 माइनस 0.80। फिगर्स लैक्स में है तो थाउजेंड्स को हम पॉइंट के बाद लिखेंगे। तो 195 लैक्स प्लस 60,000 ओपनिंग रिबेट माइनस क्लोजिंग रिबेट 80,000, दैट इज 194.80, राइट? अदर इनकम, अदर इनकम उन तीन को प्लस कर आएगी, तीन जो मैंने कहा था आपसे। अदर इनकम आएगी, क्वेश्चन में वापस आइए, ये रहे तीनों, इन तीनों को पैक कर रहा हूं मैं बॉक्स के अंदर, देखिए रेक्टेंगल, ये तीनों, ये जो तीनों है 14 14 14, इन तीनों का सम टोटल अदर इनकम है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के अलावा कहीं से भी बैंक को इनकम होगी तो वो अदर इनकम है, और ये 14 में जाएगा। और 16 में कितने अमाउंट जाएंगे, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इनके नोट्स बने हुए होंगे, मैं आपको नोट्स दिखाता हूं। पहले प्रॉफिट और लॉस में वापस आइए, अदर इनकम 24 लैक्स, टोटल करा 218.80 लैक्स। एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल 15 102 लैक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 23 लैक्स, और प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज मैंने अभी निकाला था 65 लैक्स, इन तीनों का टोटल 190 लैक्स। इनकम है 218.80 लैक्स और एक्सपेंडिचर है 190 लैक्स। इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया 28.80 लैक्स। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो शेड्यूल हैं 13 14 15 16 और ये वर्किंग नोट, ये सब नीचे दे रखा है इंस्टीट्यूट ने अपनी वर्कबुक में। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न कैसे निकाला था, 195 लैक्स प्लस रिबेट का ओपनिंग बैलेंस 60,000 माइनस रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस 80,000, और ये आया 194.80 लैक्स। अदर इनकम में 3 प्लस करे थे, अभी मैंने दिखाया था आपको बॉक्स बनाकर, उनका टोटल था 24 लैक्स, राइट? अदर इनकम। इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में एक ही आइटम थी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स 102 लैक्स, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अभी मैंने काउंट करवाया आपको 7 आइटम है, चाहे गिन लीजिए आप 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों का टोटल 23 लैक्स, राइट? प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज याद होगा, 50 लाख का कस्टमर था, उससे 50% अमाउंट हमें मिलेगा, 50% शायद नहीं मिलेगा, तो 50 लैक्स का 50% 25 लैक्स। एक तो ये था बैड डेट्स का प्रोविजन, राइट? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फॉर इंसॉल्वेंट कस्टमर 50 लैक्स का 50% 25। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन अदर डेटर्स सजेस्टेड बाय द ऑडिटर्स, वो था 7.5 लैक्स, एडजस्टमेंट दे रखी है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये भी दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में 32.5 लैक्स, और टोटल था 65 लैक्स, और वो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था अभी पीएनएल के अंदर। चलिए अब आ जाइए वापस, ये चारों शेड्यूल बने हुए हैं, वापस आइए प्रॉफिट एंड लॉस में। यस, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने क्या करा बच्चों, इनकम का टोटल था 218.80 लैक्स और एक्सपेंडिचर का था 190 लैक्स। डिफरेंस इनकम आ गई करंट ईयर की 28.80। बच्चों नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, हाँ भाई ये तो करंट ईयर का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले साल से जो हम इस साल लेकर आए वो भी मैंने आपको दिखाया था, क्वेश्चन में नीचे दे रखा है कि वो निल है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस पीएनएल में है ही नहीं, तो वो जीरो है, तो टोटल रहेगा 28.80 सेम। अब इसमें से क्या करना है, स्टैच्यूटरी रिजर्व में डालना है 25%। क्वेश्चन में देखिए आप, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा है कि प्रॉफिट का 25% स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर होगा, एसएलआर जिसे हम कहते हैं। तो 28.80 का 25% एसएलआर में गया, एसएलआर वो आया 7.20। ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ऐसा कोई रिजर्व नहीं दे रखा क्वेश्चन में इसके अलावा, तो जीरो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड, यस प्रपोज डिविडेंड 10% है, क्वेश्चन में देखिए ऊपर दे रखा है इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में वापस आइए बच्चों, ये रहा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और ये है 50 लैक्स। इस पर जो डिविडेंड है वो 10% है। याद रखिए डिविडेंड प्रॉफिट से देते हैं, लेकिन कैलकुलेट किस पर होता है, पेड अप शेयर कैपिटल पर। तो जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख है, इसका 10% आपको डिविडेंड देना है। आ जाइए वापस, 50 लाख का 10%, ये 5 लाख गया डिविडेंड में। अब क्या होगा, टोटल प्रॉफिट था 28.80 लैक्स,
इसमें से माइनस करेंगे 7.20 और माइनस करेंगे 5, तो ये हुआ टोटल 12.20। 28.80 में से जब हम इन तीनों को माइनस करेंगे तो हर जीरो है ये, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा 16.60 और ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट 16.60, तो 7.20, 5 लाख, 16.60 लाख, इन तीनों का प्लस वापस आ जाएगा 28.80। एक्चुअली 16.60 कैसे निकाला होगा? 28.8 में से आपने रिजर्व में डाला 7.20, माइनस कीजिए, डिविडेंड दिया 5 लाख, माइनस कीजिए, क्या बचेगा? 16.60, राइट। ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। तो भाई इन तीनों का टोटल ऑब्वियसली इसी के बराबर तो आएगा भाई, इसी में से तो इन दोनों को माइनस करके निकाला है 16.60। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस ओवर, राइट। ये था क्वेश्चन 8। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9। इट इज अगेन इंश्योरेंस कंपनी और ये क्वेश्चन है आपका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का। आपने इंश्योरेंस के 2 क्वेश्चन पहले करे, वो दोनों लाइफ इंश्योरेंस के थे, और ये क्वेश्चन जनरल इंश्योरेंस का है। इसमें आपको रेवेन्यू अकाउंट बना के दिखाना है। रेवेन्यू अकाउंट में बेसिकली 4 शेड्यूल हैं, एक इनकम का है और 3 एक्सपेंडिचर के हैं। इनकम का शेड्यूल कौन सा है? वो है प्रीमियम अर्न्ड, और एक्सपेंडिचर में 3 कौन से हैं? देखो, शेड्यूल 1 प्रीमियम अर्न्ड, ये इनकम है, फिर बाकी के 3 एक्सपेंडिचर में है। शेड्यूल 2 क्लेम्स इनकर्ड, शेड्यूल 3 कमीशन, और शेड्यूल 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए, ये रहा आपका रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट बनाना है अग्नि फायर इंश्योरेंस कंपनी का। चलिए, इनकम में एक ही शेड्यूल है, नेट प्रीमियम अर्न्ड। अब ये 587,500 कैसे आया? इधर देखिएगा क्वेश्चन में बच्चों, ये रहा प्रीमियम रिसीव्ड 6,25,000, री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 6,25,000 का प्रीमियम रिसीव करा, लेकिन अपनी कुछ पॉलिसीज का री इंश्योरेंस कराया है किसी और कंपनी के साथ। तो अपनी पॉलिसीज पर जो प्रीमियम आया वो था 6,25,000। अपनी पॉलिसीज का कुछ पार्ट री इंश्योरेंस कराया किसी और कंपनी के साथ, तो उनको प्रोपोर्शनेट प्रीमियम भी ट्रांसफर किया होगा, और वो है 25,000। तो हम इनकम कैसे निकालेंगे? 6,25,000 का प्रीमियम आया, 25,000 का प्रीमियम गया, तो जो बचा वो कितना होगा? 6 लाख। 6,25,000 माइनस 25, दिस इज 6 लाख। अब ये जो 6 लाख आया, आप जानते हैं इनका बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस है फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस बिजनेस। तो आपको मालूम होगा कि जो भी ये प्रीमियम अर्न करेंगे, इसका 50% ट्रांसफर होगा अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व में। और अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बनाना नहीं होता, मेंटेन करना होता है। 50% पर मेंटेन करना है। अब मुझे बताइए, 6,25,000 माइनस 25,000, ये बेसिकली जब हम 6,25,000 में से 25,000 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6 लाख, और 6 लाख का 50% होता है 3 लाख। तो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व में 3 लाख का बैलेंस होना चाहिए। अब जरा देखिएगा, ये रहा प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1 अप्रैल 2023, 2,87,500। बच्चों बताओ, 6,25,000 माइनस 25,000, दिस इज 6 लाख, और 6 लाख का 50% होगा 3 लाख। 3 लाख का रिजर्व हमको मेंटेन करना है। हाँ जी, 3 लाख का रिजर्व बच्चों मेंटेन करना है। अब जो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व ऑलरेडी मेंटेन है, ऑलरेडी वो है 287,500। तो कितना हमें रिजर्व में और डालना होगा? सिर्फ 12,500। हमें 6 लाख का 50% 3 लाख से बनाना है। 2,87,500 पहले से बना हुआ है, सिर्फ 12,500 बनाएंगे तो 3 लाख हो जाएगा। तो 12,500। अब मुझे बताइए प्रीमियम, दोबारा देखिएगा बच्चों, प्रीमियम 6,25,000 माइनस 25, 6 लाख है। 6 लाख में से 12,500 ट्रांसफर होगा अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व में, तो आंसर आएगा 5,87,500, और वही है यहां पर देखिएगा। ये रहा जी हमारा रेवेन्यू अकाउंट। कहां गए जी? ये रहा इनकम, नेट प्रीमियम अर्न्ड 5,87,500। इसके अलावा इनकम में ये 2 बातें और आती हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट। ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, अदर इनकम नहीं दे रखा, और इनका कोई शेड्यूल नंबर भी नहीं है।
अब आते हैं एक्सपेंडिचर में, क्लेम्स इनकर्ड शेड्यूल 2 और यह है 3,20,000। क्वेश्चन में दिखाता हूं पहले मैं आपको, देखिएगा क्लेम्स पेड है बच्चों 3 लाख, राइट। लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम, क्लेम पर जो लीगल एक्सपेंसेस पे करे वो क्लेम में ही ऐड होंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने जो लीगल एक्सपेंस इनकर करे हैं क्लेम की कैलकुलेशन में, क्लेम के जो डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए होंगे उस पर जो लीगल एक्सपेंस पे हुए वो क्लेम का पार्ट है 5,000। तो हम क्लेम्स पेड में प्लस कर देंगे लीगल एक्सपेंसेस, राइट। इसके अलावा आपको मालूम है कि रेवेन्यू अकाउंट एक्रूअल बेस होगा, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट में जो क्लेम जाएगा वो क्लेम पेड नहीं, क्लेम इनकर्ड जाएगा। वो नहीं जो क्लेम पे करा, वो जो क्लेम बनता है। अब वो कैसे निकालेंगे? क्लेम पेड, ये कैश बेस और मुझे चाहिए एक्रूअल बेस। तो मैं क्या करूंगा, क्लेम्स अनपेड, नीचे की 2 लाइनें देखिए, लास्ट 2 लाइन्स, क्लेम्स अनपेड ऑन 1 अप्रैल 2023, क्लेम्स अनपेड ऑन 31 मार्च 2024। बच्चों क्लेम्स पे, क्लेम्स अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग क्लेम 1 अप्रैल 2023 को, साल के शुरू में करंट ईयर के बिगिनिंग में जो क्लेम देना बकाया था वो था 25,000। ये साल के शुरू में बकाया है तो पक्का ये लास्ट ईयर का होगा, इसे मैं माइनस करूंगा। इसका ताल्लुक, इसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है। और जो क्लेम अनपेड है 31 मार्च 2024 को 40,000, ये करंट ईयर के एंड में बकाया है, करंट ईयर के आखिर में बकाया है, तो ये पक्का करंट ईयर का होगा, इसे मैं प्लस करूंगा। तो आंसर कैसे आएगा बच्चों, 3 लाख का क्लेम पे करा माइनस जो साल के शुरू में बकाया है 25,000, ये लास्ट ईयर का है, प्लस 40,000 जो साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग है और ये करंट ईयर का है। तो कैश बेस से ये एक्रूअल बेस होगा और प्लस कर दूंगा इसके अंदर ये लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम 5,000। 3 लाख प्लस 5,000 माइनस 25,000 प्लस 40,000, आंसर विल बी 3,20,000। इसके बाद कमीशन, क्वेश्चन में सीधा दे रखा है 1.5 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में सीधा दे रखा है 1 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, ये रहे दोनों बच्चों। ये रही कमीशन 1.5 लाख रुपए और ये रहे एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 1 लाख रुपए। आंसर आ गया 150 और 1 लाख। तो हमारी इनकम है 5,87,500 और एक्सपेंसेस का टोटल है 320 प्लस 150 प्लस 1 लाख और वो आ गया 5,70,000। जब आप 5,87,500 में से 5,70,000 को माइनस करेंगे आंसर आएगा 17,500 एंड दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन सॉल्व। और ये शेड्यूल बने हुए हैं कि भाई आपने प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करा, अभी निकाला था मैंने 5,87,500। आपने कैसे कैलकुलेट करा क्लेम, ये हमने भी निकाला था। और कमीशन तो हमें दे रखी थी 150 और एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट हमको दे रखा था 1 लाख। चारों शेड्यूल बना दिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन बैंकिंग कंपनी। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बैंकिंग कंपनी का है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ बैंक कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ये अगेन फिर वही है कि कितना अमाउंट डिस्काउंट का रिबेट में जाएगा। रिबेट माय डियर फ्रेंड्स, बैंक को करंट ईयर में जो भी डिस्काउंट मिलता है उसका वो भाग जो अगले साल से बिलोंग करेगा वो इस साल की इनकम नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, बल्कि वो एक स्पेशल अकाउंट में जाएगा। उस स्पेशल अकाउंट का नाम है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहे हैं वो कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ बैंक कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी ट्रांसफर्ड, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ कितना डिस्काउंट करंट ईयर से बिलोंग करता है जो पीएनएल में जाएगा एंड कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। दोबारा देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ बैंक कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, कितना अमाउंट पीएनएल में जाएगा। हाँ जी, अगेन कैलकुलेट करो उस डिस्काउंट के अमाउंट को जो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। बच्चों कौन सा डिस्काउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? ऑब्वियसली जो करंट ईयर से बिलोंग करता होगा वही तो करंट ईयर की इनकम होगा, वही तो करंट ईयर के पीएनएल में जाएगा। अब देखो ये कह रहे हैं पहली इंफॉर्मेशन, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2023 14,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 51,000। अरे दोनों बातें समझ में आ गई होंगी आपको। रिबेट ऑन बिल से डिस्काउंटेड का ओपनिंग बैलेंस है 14,000, ये पिछले साल से इस साल आया है। देखो ना,
1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 ये करंट ईयर का फर्स्ट डे है, करंट ईयर 2023-24 है। तो 1 अप्रैल 2023 करंट ईयर का फर्स्ट डे, करंट ईयर का ओपनिंग है, साल का पहला दिन। इस दिन जो अमाउंट रिबेट में है, ऑब्वियसली ये रिबेट में साल के पहले दिन है, तो ये लास्ट ईयर से इस साल ट्रांसफर हुआ, ये इस साल की इनकम है। और जो इस साल डिस्काउंट कमाया वो है 51,000। अरे बच्चों दोनों को प्लस कर दो, 14,000 प्लस 51,000 दोनों को प्लस कर दो, तो करंट ईयर में जो टोटल इनकम अभी तक बनी वो है 14,000 प्लस 51,000, ये हो जाएगा जी 65,000, राइट। तो पिछले साल से इस साल ट्रांसफर हुआ 14,000 और इस साल कमाया 51,000। लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी है, देखो अब ये कह रहे हैं कि इस साल जो टोटल डिस्काउंट हमने, जो टोटल बिल हमने डिस्काउंट किया बैंक ने, वो कौन कौन से हैं? वो ये 3 हैं। एक बिल है 32,500 का, अगला बिल है 75,000 और थर्ड बिल है 2,15,000। रेट ऑफ डिस्काउंट है 13, 15 और 12%। और ये इनकी ड्यू डेट है जब इनको मैच्योर होना था। और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं देखिएगा। ऑल्सो पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। अनएक्सपायर्ड मीन जो डिस्काउंट इस साल कमाया लेकिन इस साल से बिलोंग नहीं करता, अभी अनएक्सपायर्ड है, अगले साल जाएगा, यानी कि रिबेट में कितना ट्रांसफर होगा 31 मार्च 24 को। अब एक काम करिए, आप ये बताइए साल खत्म कब हो रहा है? साल है 2023-24, हमारा करंट ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को। और जबकि इन तीनों बिल की जो ड्यू डेट है वो 31 मार्च 24 को क्रॉस हो रही है। ये बिल जून 14 तक जा रहा है, ये बिल जुलाई 19 तक जा रहा है, और ये बिल 30 अगस्त। ये डेट गलत है सॉल्यूशन के हिसाब से। बेसिकली ये डेट अगस्त 10 है, अगस्त 10, 2024। ये 30 अगस्त नहीं, 10 अगस्त है। अभी देखिएगा आप सॉल्यूशन में, देखिए भाई ड्यू डेट, हाँ जी जून 14, जुलाई 19, ये 30 अगस्त है नहीं, ये 10 अगस्त है, अगस्त 10 अगस्त, राइट। चलिए अब बताइए अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 24 को। देखते हैं कितने दिन आगे गए। ये ड्यू डेट आ रही है 14 जून। अब बताइए 31 मार्च के बाद कितने दिन आगे गया बिल? 31 मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल होता है 30 दिनों का, तो 30 दिन अप्रैल के बच्चों, 31 दिन मई के, और 14 जून तक जा रहे हैं, 14 दिन जून के। तो इनको टोटल करेंगे 75 डेज, ये आगे चला गया। 19 जुलाई को जो ड्यू डेट है, 30 डेज अप्रैल, 31 डेज मई, 30 डेज जून और 19 जुलाई, तो 19 दिन जुलाई के, 110 दिन ये आगे गया 31 मार्च के बाद। 10 अगस्त में जा रही है मैच्योरिटी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 10 दिन अगस्त के, 132 दिन ये आगे गया। अब अमाउंट है बिल के 32,500, 75,000 और 2,15,000। अब बच्चों डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट अगले साल से बिलोंग करेगा? आराम से निकल आएगा भाई। डिस्काउंट का रेट है 13%, तो आप क्या करिएगा 32,500 इंटू 13/100 इंटू 75/365 डेज। 32,500 का 13% निकालिएगा 75 डेज का। देखिए नीचे निकाला होगा इन्होंने, अच्छा नीचे बस आंसर निकाला है। ये रहा जी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट रेट में कितना जाएगा? बी इंटू सी, बी ये रहा जी बी, बिल का अमाउंट बी इंटू सी, यानी कि 32,500 को मल्टीप्लाई करो 13% से, और उसके बाद मल्टीप्लाई करो A/366। ए क्या रहा है? ये रहा 75 डेज। अच्छा ये बताओ नीचे बजाय 365 के 366 डेज क्यों रखे? रीजन, ईयर 2024 है और 2024 लीप ईयर है बच्चों। जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 31 मार्च 24 को, 31 मार्च 24, 23-24। जो 2024 है वो लीप ईयर है। कैसे? क्योंकि 2024 के जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो है 24। अगर किसी भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाए और आंसर 0 आ जाए, 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है। और उस लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होता है। 2024 के आखिरी के 2 डिजिट हैं 24, 4 से डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड होगा और आंसर 0 बचेगा, इसलिए ये लीप ईयर है। और इसमें जो फरवरी है वो 29 दिनों का होगा, इसलिए आपके जो साल के दिन होंगे 366। तो कैसे आंसर आएगा? 32,500 इंटू 13/100 इंटू 75/366, 866 का डिस्काउंट है जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। इसी तरह से बी में 3381 और सी में 2,15,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय
132 अपॉन 366, आंसर इज 9305। तीनों का सम टोटल करा, ये वो डिस्काउंट है जो 31 मार्च के आगे चला गया और ये जाएगा रिबेट में। अब मैं करंट ईयर की इनकम कैसे निकालूं? ऑब्वियस है, करंट ईयर के पीएनएल में कितना जाएगा? देखो बच्चों, पिछले साल से इस साल आया 14,000, इस साल कमाया 51,000, दोनों को प्लस करा 65,000। इन्होंने करके भी दिखाया, ये रहा 51,000 करंट ईयर की कमाई, 14,000 लास्ट ईयर से आया, दोनों को प्लस करा, और जो अगले साल जा रहा है वो है 13,552, उसे माइनस करा, ये आया आंसर। और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पर, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट। अच्छा, ये रिबेट वाला अमाउंट तो 13,552 तो रिबेट में जाएगा। अगर मैं बताऊं प्रॉफिट और लॉस में कितना जाएगा, तो एक एंट्री और पास कर दो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, हाउ मच? 51,448। ये वो डिस्काउंट होगा जो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, ये करंट ईयर से बिलोंग करता है। बच्चों 51,000 प्लस 14 माइनस 13,552, 51,448 ये बिलोंग करता है करंट ईयर से, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। और 13,552 ये बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर से, ये ट्रांसफर होगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट में। तो इस तरह से बच्चों हमने इस क्लास में मॉड्यूल नंबर 4 वर्कबुक से कंप्लीट करा, राइट। ये 10 क्वेश्चन थे और ये सब क्वेश्चन अच्छे थे, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम से बिलोंग करते हैं, एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। आप देखिए जो आपका स्टडी मॉड्यूल है उसमें जो क्वेश्चंस हैं आपने सारे करे होंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था वर्कबुक में जो आपने पहले ना करा हो। ये सब स्टडी मेट पर ही बेस्ड थे, जो आपका स्टडी मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई होगी। आप प्लीज़ वर्कबुक से मॉड्यूल 4 ज़रूर करिएगा, ये एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों।